हाँ जी, मेटलर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, इसे इसी लेक्चर में खत्म करने की कोशिश की जाएगी और नोट्स जो हैं वो आपके ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी को एनसीईआरटी में से देखने में आलस आ रहा हो तो। ठीक है ना। सो व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी बेटा गंदगी में से, गंदगी का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ माइंस में से प्योर मेटल निकालने के प्रोसेस को अपन मेटलर्जी बोलते हैं। माइंस में से प्योर मेटल निकालने के प्रोसेस को अपन मेटलर्जी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो प्योर मेटल है या माइंस में से प्योर मेटल निकालने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करोगे वो डिपेंड भी करेगा कि मेटल की कॉस्टिंग क्या है। मतलब ये नहीं है कि भैया आप एलॉय निकाल रहे, एल्यूमिनियम निकाल रहे हो और उसके लिए आप यूज कर लो 150 करोड़ की मशीन। बकवास बात है। अरे एलॉय की कीमत ही घटिया है मार्केट में, तो मेटल की औकात के हिसाब से प्रोसेस यूज करा जाता है। ठीक है ना। कॉस्टिंग उसी के बेसिस पे पड़ती है, सो दैट ओवरऑल प्रॉफिट आए मेरा। ठीक है ना। बात सुनिए, जैसे अपने कभी लगती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? ड्रेसिंग करता है। लगती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? ड्रेसिंग करता है। ड्रेसिंग में क्या होता है? वो ऊपर की जो इम्प्योरिटीज है उसे रिमूव करता है। ठीक है ना। ऊपर की इम्प्योरिटी जो भी आपकी कंकड़ पत्थर चिपके हुए हैं वो उसे सबसे पहले रिमूव करेगा। उसके बाद का फंडा क्या होता है भैया? सबसे पहले सेम इसमें मेटलर्जी के अंदर भी होता है। पहले आप क्या जाते हो? माइंस लेते हो आप, जैसे सोने की खदान जिसे बोलते हैं। अपन क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा उसका पल्वराइजेशन। ये सबके साथ यही है पल्वराइजेशन, यानी कि पहले मैं उसे पाउडर डोर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं उसकी ड्रेसिंग करूंगा। ड्रेसिंग मतलब ऊपर की इम्प्योरिटी जो निकल सकती है बहुत आसानी से वो मैं निकाल लूंगा। इससे होगा कि आपकी और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। कैसे? अरे पहले आप यूं ही मान के चलो ना कि पहले आप बहुत ज्यादा रेत में नहाए हुए थे। ठीक है। अब आपके ऊपर से ऐसे थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा झाड़ दिया तो हो क्या गया? पहले से तो साफ हो गए। पूरे साफ नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन पहले से साफ हो गए। तो ड्रेसिंग क्या होता है? इजिली रिमूवेबल इम्प्योरिटीज, जिसे आप आसानी से रिमूव करते हो। उसके बाद आप उसकी ड्रेसिंग करोगे। इससे होगा क्या? आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बढ़ जाएगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे बढ़ गई? क्योंकि इम्प्योरिटीज घट गई। इम्प्योरिटीज घट गई तो ओर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और कुछ नहीं था, है ना। जैसे आप पहले ज्यादा गंदे थे, ऊपर से हल्का सा साफ कर दिया तो साफ अभी भी पूरे नहीं हुए, यानी कि प्योर मेटल आपको अभी भी नहीं मिली, लेकिन पहले से ज्यादा साफ हो गए। यह प्रोसेस कहलाया जाता है आपको मेटलर्जी। अब इसके लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, औकात के हिसाब से, मेटल की औकात के हिसाब से कि मेटल मार्केट में किस रेट में मिलता है, उसकी औकात के हिसाब से आपको चीजें या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब एक आधी बात जो अपने को और ध्यान रखनी है वो ये है कि ज्यादातर मेटल्स आपको ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना। ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन कुछ एक मेटल आपको प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, जिसे आप नेटिव फॉर्म बोलते हैं। वो मेटल कौन से हैं? Au है, प्लेटिनम है, Ag है, Hg है। दीज ऑल आर मेटल्स जो आपको नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। इसे साफ करने की जरूरत नहीं है, ये यूं का यूं मिलेंगे। सोने की खदान में सोना यूं का यूं मिलता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बट वो प्योर फॉर्म में मिलता है, यानी कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है। ये दो चार बेसिक बातें जो अपने को पता होनी चाहिए। मैं आता हूँ अब किस पे? मेन मुद्दे पे। व्हाट इज मेटलर्जी? तो हुआ क्या? आपने एक माइन ली। अब उस माइन में से आप सपोज प्लेटिनम निकालना चाहते हो, तो वैसा तो नहीं है कि इतना बड़ा बक्सा मिलेगा उसके अंदर से प्लेटिनम मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। जेसीबी से खुदाई करो, माइंस के अंदर से पत्थर निकालोगे, उस पत्थर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उस पाउडर्ड फॉर्म को आप छानोगे, फिल्टर करोगे और देखोगे। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से
जो है मेटलर्जी या मेटल अपनी प्योर फॉर्म में अपने को मिलता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। और क्या होता है, डेफिनेशन सुनो। आउट ऑफ मैनी मिनरल इन विच a metal may be found, only a few are viable to be used as a source of that metal. Such minerals are known as ores. वो जो आपको खदान मिली थी ना बेटा, वो खदान है आपकी मिनरल। दैट माइन इज मिनरल। उस माइन में से जो मेरे काम का है वो है ओर, और बाकी जो बचा हुआ वेस्ट है वो है गैंग। होपफुली समझ गए। मिनरल यानी कि माइन, ओर यानी कि जो मेरे काम का है, गैंग जो वेस्ट है। तो इसी बेसिस पर मैं कह सकता हूं दैट सारे और मिनरल नहीं होते, लेकिन सारे मिनरल और जरूर होते हैं। ऑल मिनरल आर और। भाई होता क्या है, अपने काम का तो और है, तो क्या मैं सारे मिनरल को और बोल दूं? नहीं, लेकिन आप सारे और को मिनरल जरूर बोल सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यूजुअली वो पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की। क्या बोलेंगे? ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि ऊपर ऊपर से किस तरीके से आप प्रोसेस को प्योरीफाई या एलिमेंट को प्योरीफाई कर सकते हो। तो सुनिए, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें पहला आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर ये आपका कोई कंटेनर है, ये आपका एलिमेंट है जिसको आपको प्योरीफाई करना है। अब ये वो सस्ते एलिमेंट होते हैं जिसको छोटा मोटा मेथड अपना के आप प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ पाइप कनेक्ट रहता है, आप यहाँ से क्या करो, वाटर फ्लो करवा दो। जब यहाँ से पानी बहेगा तो वो पानी क्या करता है, इसके ऊपर जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज है उन्हें बहा के ऐसे ऊपर ले आता है। ठीक है, इस तरीके से आप मेटल को प्योरीफाई कर सकते हो। यही होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या काम करता है भैया? ये मैग्नेटिक रोलर होता है, इसके ऊपर यहाँ से पाउडर डोर डालो, तो पाउडर डोर इस रेलिंग के टूवर्ड्स होगी। ये कौन सा है? रोलर है, मैग्नेटिक रोलर। इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, रोलर में मैग्नेटिज्म है। अब होता क्या है भैया, एक बाल्टी यहाँ लगाओ, एक बाल्टी यहाँ लगाओ। इसके अंदर प्रेजेंट मेटल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो होते ही हैं, तो वो जो मेटल है वो इससे चिपकेगी, और चिपकेगी तो यहाँ से ट्रेवल करते करते इस बकेट में गिरेगी। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो तो चिपकनी नहीं, तो वो सीधे सीधे कूद के कहाँ गिरेगी? यहाँ पे। यही होता है मैग्नेटिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन भी आप कभी कभी इसको बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फ्लोटेशन प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके अंदर क्या होता है सुनिए, डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले। लस्सी वस्सी बनते हुए देखी होगी आपने, ऐसे मटके से वो यूँ लकड़ी पकड़ के उसे घुमाते रहते हैं ना। वैसा ही कुछ प्रोसीजर है। यहाँ से कंटिन्यूस एयर फ्लो करती रहती है। होता क्या बेटा, अपन क्या करते हैं यहाँ से, या इसके अंदर वाटर भरा हुआ। अब मैं अगर आपसे पूछूं वाटर और ऑयल में डेंसिटी किसकी ज़्यादा, तो आप बोलोगे डेंसिटी वाटर की ज़्यादा। ऊपर कौन तैरता है, ऑयल तैरता है, तो उसकी डेंसिटी कम है, मतलब वो हल्का। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल लेते हैं, जिसमें मैं ओर को कहाँ से वेट करता हूँ, ऑयल से। ठीक है, ओर को ऑयल से वेट करने के लिए, ओर को ऑयल से वेट करने के बाद, अब ऑयल तो क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, वो ऊपर तैरता है। अब होता क्या है समझिएगा फंडा, इम्प्योरिटीज जो हैं वो वेट हो जाती हैं किससे, वेटेड बाय वाटर, जबकि और किससे वेट होती हैं, दे आर वेटेड बाय ऑयल। तो होता क्या है, जैसे ही आप इसके अंदर पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल डालते हो, ये जो फैन है ये रोटेट करता है, रोटेट करेगा। इसके अंदर दो चार चीज़ें होती हैं, कौन कौन, फ्लोथ स्टेबलाइजर होता है, ठीक है, और फ्लोथ स्टेबलाइजर होता है, कलेक्टर होता है। और फ्लोथ स्टेबलाइजर और कलेक्टर में आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी है। जैसे फ्लोथ स्टेबलाइजर में आप किसको ले सकते हो, क्रिसोल और एनिलीन। कलेक्टर में क्या काम है इनका बताओ। कलेक्टर में होता है पाइन ऑयल, लैंथेट, फैटी एसिड। अब होता क्या है, यहाँ से पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल डाली जाती है, पंखे को घुमाया जाता है, तो लस्सी वस्सी तो बनती हुई देखी होगी भैया, है ना। पंखे को घुमाया जाता है, क्या सेंस है, मटके में जब आप ऐसे 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 करते हो तो होता क्या है, ऊपर जो है वो झाग आता रहता है। क्या सेंस है उसका, फ्लोथ स्टेबलाइजर इसलिए डाला जाता है ताकि झाग कंटिन्यूस आता रहे। होता क्या है, यहाँ से जैसे ही आप पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल डालते हो तो ओर किससे वेट है, ऑयल से। ऑयल की डेंसिटी कम है, जैसे ही पंखा घूमेगा ऑयल जो है झाग की फॉर्म में ऊपर आता है यहाँ पे, और उस ऑयल को आपने किससे वेट कर रखा है, ओर से। तो ऑयल के साथ क्या आता है साथ में, ओर। जबकि इम्प्योरिटीज आपने किससे वेट कर रखी थी, वाटर से। इम्प्योरिटी डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, मतलब वो भारी है, तो वो इम्प्योरिटीज के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो है यहाँ पे क्या आ जाता है, ओर आ जाता है, ऑयल के साथ भीगा हुआ आपके झाग की फॉर्म में आ जाता है। फ्लोथ स्टेबलाइजर इसलिए डाले जाते हैं ताकि झाग बनते रहें, झाग के साथ ऑयल प्लस ओर ऊपर आए। उस ऑयल को आप ऐसे स्कीम्ड ऑफ करें, ड्राई करें, आपको ओर मिल जाएगा इन इट्स प्योर फॉर्म। होपफुली प्रोसीजर समझ में आया होगा। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, डेफिनेशन के नाम पे क्या लिखोगे भैया, तो सुनिएगा। ये मेथड यूजुअली काय में यूज आता है,
This method has been in use for removing गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर से गैंग रिमूव करने का काम करता है। कहाँ से? सिर्फ सल्फाइड ओर से, और किसी से नहीं। ठीक है ना। अब होता क्या है, कई बार होता क्या है, ये क्या करता है, सल्फाइड ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करता है। कई बार अपने साथ में असमंजस की स्थिति फंस जाती है, और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कि नहीं 2 सल्फाइड ओर में से सिर्फ 1 सल्फाइड ओर चाहिए? अरे इसका काम क्या है, इसका काम सल्फाइड ओर में से गैंग निकालना है। लेकिन अगर मेरे पास 2 सल्फाइड ओर और मुझे उसमें से 1 ही चाहिए, तो क्या यूज़ करूँगा उस केस में? मैं यूज़ करता हूँ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट कौन होता है? NaCN। सपोज आपके पास PbS और ZnS का सल्फाइड ओर है। अब आपको इनमें से कोई एक ही सल्फाइड ओर चाहिए, ठीक है ना। मैं जो आपके NCERT में एग्जांपल गिवन है उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और आपके एग्जांपल अगर पूछा गया तो वो यही पूछा जाएगा। तो PbS और ZnS के लिए जो अपन डिप्रेसेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है भैया? NaCN। ये क्या करता है, ये सेलेक्टिवली ZnS को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द फ्लोज। यानी कि ये ZnS को डिप्रेस कर देगा। डिप्रेस मतलब नीचे कर देगा, और सिर्फ किसे अलाउ करेगा? PbS को। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिए। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।